इलाज स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा इस स्कीम का शुभारंभ किया गया। ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको जल्दी से एक प्रश्न और क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ दिन पहले कैबिनेट में एक अप्रूवल दिया गया, जिसे नोटिफाइड भी किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था, ताकि इससे कोरोना वायरस से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में शहरी क्षेत्र के लोगों को भी 120 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। अब आप देख रहे होंगे कि ये मुख्यमंत्री एक बीघा योजना क्या है। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिसके पास 1 बीघा या 0.4 हेक्टेयर तक की भूमि है, वह सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। इस योजना में 5,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 1.50 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। देखिए, यदि आपने 2011 की जनगणना पढ़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग टू यदि बात करें हम, तो हिमाचल प्रदेश में करीब 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उसमें से करीब 62% जो जनमानस है उनका जो व्यवसाय है वो कृषि व बागवानी है। कोरोना वायरस के कारण आज पूरी दुनिया भयंकर संकट में है। इस परिप्रेक्ष्य में भी बात की जाए तो जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कृषि व्यवस्था, उसे सुदृढ़ बनाया जाए। तो प्रदेश सरकार की भी कुछ ऐसी कोशिश यहाँ पे की गई है कि महिलाओं के माध्यम से जो किचन गार्डन है यदि उनको तैयार किया जाता है तो उसमें फल सब्जियाँ इत्यादि विभिन्न तरह का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ देखिए, इस स्कीम में एक बहुत ही दूरदर्शिता भी दिख रही है कि यदि आपको किसी महिला को हमारे आपके घर में यदि उसे अपना किचन गार्डन तैयार करने के लिए भी सरकार की तरफ से दिहाड़ी दी जाती है, उसे प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये कितना बेहतर विकल्प हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला द्वारा क्लास 1 और क्लास 2 की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन किस वर्ष लागू हुए थे? वर्ष 1971 में परिवर्तन लागू हुए थे। अब आपको समझाते हैं कि जब हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, भारत का 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, उसी समय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी की गई थी। HPPSC शिमला का जो ऑफिस है नगर बिहार शिमला में स्थित है, छोटा शिमला के स्पीप में इनका कार्यालय स्थित है। वहीं से क्लास 1 और क्लास 2 की रिक्रूटमेंट की जाती है। तो देखिए, उस टाइम एक नियम बनाया गया कि जो भी रिक्रूटमेंट हम करेंगे मुख्य परीक्षा के छोड़ दीजिएगा, सिर्फ जिसमें क्या होता था, एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था और उसके बाद इंटरव्यू होती थी और आपकी सिलेक्शन होती थी क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। HS में क्या होता है, अलाइड सर्विसेज में क्या होता है, नायब तहसीलदार में क्या होता है, आपको प्रीलिमिनरी जो परीक्षा होती है वो जस्ट आपको मेन का टिकट दिलाती है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन या इंटरव्यू होगा, फिर आपकी सिलेक्शन आगे होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, आप बड़े हैरान होंगे, जो आपका रिटन टेस्ट था वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता था। 1971 से लेके 18 मई 2020 तक की रिक्रूटमेंट की बात करें तो अब जो कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले चेयरमैन हैं DS राणा जी, ठीक है, याद रखिएगा, DS राणा कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं, HPPSC शिमला के चेयरमैन हैं। उनके द्वारा इस त्रुटि को सुधारने का कोशिश किया गया। 18 तारीख को इन्हें अप्रूवल दी गई सरकार की तरफ से। 20 तारीख को उन्होंने नोटिफाई किया कि अब क्या होगा, जो पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता था उसकी जगह पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे और उसके 65% मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू या फाइनल मेरिट में जाएंगे और आपकी जो इंटरव्यू रहेगी वो 35% की रहेगी, यानी 65% की जो वेटेज दी जाएगी वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है, कितना परफॉर्मेंस आपने दिया है, उस आधार पे आप जाएंगे। 35% आपका इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको याद रखिएगा। मंडी जिले की दुर्गम चौहार घाटी की सिलहा
बुधानी पंचायत के आखिरी छोर पर स्थित भुभुजोत टंडन के निर्माण से कांगड़ा से कुल्लू के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी? 70 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। आज दिव्य हिमाचल के संपादकीय पेज पर कहान सिंह ठाकुर रिटायर्ड सूबेदार है, उनके द्वारा एक छोटा सा आर्टिकल लिखा गया था, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए 3-4 प्रश्न याद रखिएगा। चौहार घाटी कहाँ पे है? मंडी जिला में है। भुभुजोत टनल का निर्माण कहाँ से होगा? मंडी जिला से होगा। किस क्षेत्रों का डिस्टेंस कम करेगा और कितना डिस्टेंस कम करेगा? कांगड़ा से कुल्लू के बीच में टनल बनेगा, इसका नाम है भुभुजोत टंडन, और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस से कम करेगा। नया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। और एक और बात, जो ये कहान सिंह ठाकुर है, इन्होंने थोड़ा सा ये भी कहा है कि पॉलिटिकली यदि हम बात करें तो 2014 में 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भी वायदे किए गए थे कि इसे हटाया जाएगा, इसे बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। इनको थोड़ी सी ये भी नाराजगी है। नेक्स्ट वन इज नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स है। पहला प्रश्न है, लद्दाख तथा सिक्किम के बॉर्डर क्षेत्र में भारत का किस देश के साथ गतिरोध देखने को मिल रहा है? तो इन दोनों क्षेत्रों से सीमा लगती है चीन के साथ में। और देखिए गतिरोध का कारण क्या है, तो आपको मैं बता दूं, जो हमारे रक्षा मंत्री है इनके द्वारा जहां तक मुझे याद है 8 मई 2020 को क्या किया गया, लिप्पू लेक दर्रे को मानसरोवर रास्ते से जोड़ने वाली एक नई सड़क का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। बस यहीं से पूरे के पूरे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो गई नेपाल वालों को। पहले तो इनको कुछ नहीं पता था कि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं क्या हो गया, एकदम से इनको याद आ गई कि ये तो हमारा क्षेत्र है, यहाँ से जाएगा तो ये तो हमारी जो इनकी अपनी बाउंड्रीज है उसको पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहना शुरू कर दिया। पीछे कौन है किसी को कोई पता नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अब नेपाल ने अपना नया मानचित्र बनाया है और उसके बाद देखिए 3 क्षेत्र है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिप्पू लेक क्षेत्र। इसको भी उन्होंने क्या किया है, कहते हैं कि ये भी हमारे उस मैप में दर्शाया गया हमारे अभिन्न अंग है। आप यदि नियमित रूप से मेरे वीडियो देखते होंगे तो हमने आपको इसके बारे में और भी बताया था। यदि आप चाहते हैं कि संपादकीय सारांश में मैं आप लोगों के साथ में नेपाल और इंडिया रिलेशन के ऊपर जो वर्तमान में परिस्थितियाँ उसके ऊपर बात करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से एक आधा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान की शुरुआत कब की थी? सितंबर 2018 में की गई थी। कोरोना वायरस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत भी कोरोना से जो मरीज पीड़ित है यदि उनके पास पैसे नहीं है तो इस बीमारी के माध्यम से भी उनका इलाज हो सकता है। ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार के सीनियर सिटीजन की किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? प्रधानमंत्री वय वंदन जो योजना है उसकी जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, इसे मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इनका नाम है अजीत डोभाल। आजकल सुर्खियों में क्यों है? जब भारत का कोई भी काम नहीं बनता है तो इनके ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं। तो आज के क्षेत्र में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लद्दाख में और सिक्किम के क्षेत्रों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में थोड़ा सा गतिरोध देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आशा लगाई जा रही है कि इनके द्वारा इस क्षेत्र का जो विवाद है इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 160 अरब डॉलर। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की गई है? तो इस मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। ठीक है, काफ़ी सुप्रसिद्ध मंदिर है और इस देखिए पूरा का पूरा सौरकरण के माध्यम से इस मंदिर को बनाया जाएगा और एक मॉडल मंदिर भी होगा ताकि भारत के अन्य मंदिर भी इससे यहाँ से सौरकरण को सीखें और अपने मंदिरों को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित करें। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किसके लिए अभ्यास नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए अभ्यास नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर संकट रूप में लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? देखिए याद रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आपसे ही पूछा जा सकता है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके द्वारा 20 उभयचरों को किस में रखा गया? गंभीर में रखा गया है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। और जो लुप्तप्राय ही है, ठीक है, गंभीर नहीं है, उसमें कितनी है? 35 है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज भारत ही में किस देश ने
फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है, तो इस देश का नाम है भारत। स्टूडेंट्स, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम द्वारा तैयार की गई काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री है, इसका लाभ एक बार जरूर उठाइएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी किताबें हैं सभी अनुभवी अध्यापकों द्वारा तैयार की गई है, जो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है। दोनों तरह से आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के रूप में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपको किताबें पहुँचाई जाएगी। जो प्रोडक्ट सॉफ्ट कॉपी में है वो आपको ईमेल के माध्यम से और इलाज स्टडी वेबसाइट पर जो आपका अकाउंट बनेगा वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।